मैं फैयाज अहमद फैजी पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। पसमानदा डेमोक्रेसी, जैसा आप जानते हैं कि हफ्ते की किताब नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। एक विशेष कार्यक्रम हमारा होता है जिसमें पिछली बार हम लोगों ने हसन महमूद साहब के साथ बात की थी, उनकी किताब हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम। उसमें बहुत से आप लोगों के सवाल भी रह गए थे, आपके प्रश्न भी रह गए थे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था कि कनाडा के अंदर जो शरिया कोर्ट था उसको कैसे हसन महमूद साहब ने उसको उसको एबोलिश करने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या रोल था, ये बात रह गई थी। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कनाडा के अंदर जो शरिया कोर्ट कैसे स्टेब्लिश हुआ, फिर उसका क्या सिस्टम था, और वो कैसे एबोलिश हुआ, कैसे उसको एरिडिकेट किया गया। हमारे साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हसन महमूद साहब हैं। मैं हसन महमूद साहब का स्वागत करता हूं, न सिर्फ पसमानदा आंदोलन की ओर से, पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल की ओर से या फेसबुक पेज की वजह से, बल्कि पूरे भारत देश की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमरा सबै आपनाके स्वागत जनाई हसन महमूद साहब। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, शास्त्री काल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। बहुत बहुत विशेस। और पसमानदा आंदोलन जो है, आई एम इट्स सपोर्टर। मुझे पूछिएगा अगर मैं कुछ। बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, कनाडा तो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कानून कंट्री है। शुरू ऐसा हुआ था कि 1991 में ओंटारियो प्रदेश का जो अटॉर्नी जनरल थी मैरियन वाइट, उन्होंने ओंटारियो प्रदेश का सरकार को चिट्ठी लिखा कि इतना सारे केस जमा हो गया कि हम संभाल नहीं पाए। आप ऐसा कानून बनाए कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी के पास अपना रिलीजियन का कानून हो, तो वो लोग सिर्फ पारिवारिक और तजारती का, बिजनेस का मामला वो संभाले, हम बाकी सब संभाल लेंगे। तो ओंटारियो सरकार इस कानून पास किया 1991 में। तभी ज्यूइश कोर्ट बन गया था और शरिया कोर्ट बन गया था। अगर टोरंटो में कोई हो या ये देख रहे हो, मैं पता भी देता हूँ, ये रेक्सडेल बुलेवर्ड और किपलिंग एवेन्यू का साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में था। नेक्स्ट, अच्छा, ये कानून का दो लेयर थे, स्टेटस, आर्बिट्रेशन स्टेटस और मीडिएशन स्टेटस। मीडिएशन स्टेटस मिला था ये कोर्ट को, ये है समझौताकारी, दो पक्ष को एक साथ करके समझौता करना। लेकिन वो पार्टी जो है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, ये कोर्ट का राय उस पे कानूनन अबाइडिंग नहीं था कि वो अगर चाहे तो इसको मान सकते थे, नहीं भी मान सकते थे। 14 साल चलने के बाद 2003 में शरिया कोर्ट सरकार को दरखास्त करे कि हमें अब आर्बिट्रेशन स्टेटस दीजिए। अगर आर्बिट्रेशन स्टेटस मिल गया होता तो कोर्ट का राय पार्टी पे बाइंडिंग होता, बाय लॉ मानना पड़ेगा। तो ये खबर अखबार में आया, तो पूरा कनाडा, आई मीन एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि हमारा सेकुलर मुल्क है, यहाँ ये धार्मिक अदालत कैसे आ गया। विचार हसन महमूद साहब, मैं बीच में आपको टोकने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दर्शकों को ये बात बता दूं कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, कनाडा में जो शरिया अदालतें थी, शरिया कोर्ट था, उसका एबोलिशन कैसे हुआ, कैसे खत्म हुआ, इस पे हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, हसन महमूद साहब से। पिछली बार हम लोगों ने इनकी किताब पे भी बात किया था। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इससे संबंधित सवाल वो अपने कमेंट सेक्शन में डालते जाए। बात खत्म होने के बाद, परिचर्चा खत्म होने के बाद हम उन सवालों के लिए। हसन महमूद साहब, आप बताएं, फिर वो आर्बिट्रेशन का डिमांड हुआ, फिर आगे उसके क्या हुआ? ये जो किताब है, इन लोगों का जो ब्रोशर है, इस ब्रोशर में लिखा गया कि हमें अब जो स्टेटस है मीडिएशन समझौताकारी, इसका टूथ दांत नहीं है, हमें आर्बिट्रेशन स्टेटस चाहिए ताकि हम बाइट वर्ड है, हम बाइट का ये क्या होगा, उर्दू क्या होगा? हाँ, वो काटना, दांत से काटना। हाँ, हम काट सकें। एनीवे, तो हम लोगों ने
मूवमेंट शुरू किया। 3 छोटा छोटा ग्रुप, एक है इंटरनेशनल मूवमेंट अगेंस्ट कैनेडियन शरिया कोड, द इरानियन इमिग्रेंट्स उसको लीड किया, स्पेशली वुमेन। और एक छोटा सा संगठन था कैनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम वुमेन, CCMW। और एक था छोटा सा ये भी मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस, जिसका मैं डायरेक्टर ऑफ शरिया लॉ रहा। तो ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सारे के सारे मस्जिद, अबाउट 27 और 28 प्रोबेबली, सारे की मस्जिद उनके पास है, जुम्मा का खुतबा उनका है, हमें गाली देते थे। और हमें जो एक तो सदियों का हमारा आदत है कि ये यहूदी के एजेंट है, ये इस्लाम का दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन लोगों के पास बहुत पैसा भी थे, बहुत they were giving dinner party to politicians, journalists। एक दफा शायद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी आया था, पॉल मार्टिन। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम मूवमेंट चालू किया। मेरा काम था कैनेडियन टेलीविजन में जाके पब्लिक को दिखाना। किताब मैं किताब लेके जाता था। ये जो हनाफी लॉ किताब है, मैं किताब लेके जाता था। ये शाफी लॉ का किताब है। ये सब किताब से मैं लॉ पढ़ पढ़ के दिखाता था। तो बट एनीवे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बहुत बहुत मुश्किल था हमें। एट द एंड हमें धमकी भी आया था बहुत, बट वी आर ए गुड डेडिकेटेड टीम, छोटा सही। 2.5 साल के बाद सितंबर 2005 में सरकार ने ऐलान किया कि वो 1991 का जो कानून जो अलाउ किया था धर्म अदालत को, वो बातिल। तब से शरिया कोड हिस्ट्री में चला गया। अब तो मैं आई विल स्टॉप एंड कुछ सवाल हो तो मैं नेक्स्ट पर्व में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमने शरिया कोड के खिलाफ आंदोलन किया था, मुस्लिम होते हुए भी। ओवर टू यू। जी, ओवर टू यू। एनीवे, तो वो जब आएंगे मैं शुरू करता हूँ। इस ब्रोशर का 15 पेज में लिखा हुआ है कि इस कोर्ट में फीस है, पैसा देना पड़ेगा 2 पार्टी को। तो इमीडिएटली हम समझ गए कि ये हमारा जो ट्रेडिशन है, 1400 साल का जो ट्रेडिशन है, आप नहीं थे, मैं दूसरा पार्ट शुरू किया था। तो हाँ जी जी, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। आप दूसरा पार्ट शुरू करें। ओके। दूसरा पार्ट ये है कि क्यों हम इसको खिलाफ मूवमेंट किया था। तो हमारा जो ट्रेडिशन है शरिया कोड का, 1500 इयर्स 1400 इयर्स ऑफ खिलाफत टाइम, ये शरिया कोड ऑलवेज फ्री था पब्लिक के लिए, कोई फीस नहीं था। लेकिन इस ब्रोशर का 15 पेज में लिखा हुआ है कि इसमें फीस होगा, और ये पार्टी जो वहां जाएंगे, इस पार्टी को फीस पेमेंट करेगा। तो हम समझ गए कि कैनेडियन काउंसिल ऑफ, देयर इज अ कैनेडियन मुस्लिम लॉयर्स एसोसिएशन, ये शरिया कोड को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो हम समझ गए कि ये एक मनी मेकिंग प्लान है, क्योंकि शरिया कोर्ट में तो कैनेडियन नॉन मुस्लिम लॉयर तो जाएंगे नहीं, तो ये उन लोग का राज होगा। नंबर 2, अब देखें ये इसमें क्या लिखा हुआ है। सूरह निसा आयत 35, सूरह निसा आयत 35 में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें लगे कि हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रहा, तो एक बुजुर्गों को, हस्बैंड का फैमिली में से एक बुजुर्ग और वाइफ का फैमिली में से और एक बुजुर्ग को लेके बैठो और बातचीत करो, समझौता करो। देखिए कितने खूबसूरत कॉमन सेंस एडवाइस है। बाबा, चाचा, खालू, ये सब लेके ही तो होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझौता में ये खाला बुजुर्ग जो आएंगे, वो क्या पैसा लेंगे? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा ट्रेडिशन का खिलाफ है, मनी मेकिंग
प्रोजेक्ट है, और जी और कुरान का भी खिलाफ है, क्योंकि ये जो वकील, हस्बैंड का तरफ का वकील, वाइफ का तरफ का वकील, ये क्या फैमिली मेंबर है? कभी नहीं। नहीं। तो इसके खिलाफ हो गया ना। नंबर बिल्कुल। हाँ, नंबर 3, पेज 16 में लिखा हुआ है कि हम सारे कैनेडियन को इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारे साथ बात करो, तुम हमें तुम्हारा ओपिनियन दो, हम चलो हम डिस्कस करते हैं। मैंने ईमेल किया, तब उस वक्त तो ये नहीं था, इतना इंटरनेट नहीं था, ईमेल था। मैंने कई दफा ईमेल किया कि हम बात करना चाहते हैं। मेरा बहुत सारे दोस्त बहुत ईमेल किया कि तुम लोग ने कहा कि तुम लोग बात करना चाहते हो, हम बात करना चाहते हैं। कभी बात करने को नहीं आया। मैं जो कैनेडियन टेलीविजन में गया, कई दफा गया, वहां भी मैंने बोला कि भाई आप लोग आए तो सही, टेलीविजन में नेशन के सामने, जाति के सामने हम बात करें। कभी नहीं आया। तो देखें, ये चालाकी है, और चालाकी से समाज का भला नहीं होता। कोई भी महान नेता दुनिया में, हिस्ट्री में इतना चालाकी नहीं करते थे। नंबर 4, देखें कितना ब्लैकमेलिंग होता है। अच्छा, मुस्लिम कैनेडियन नागरिक होते हुए हमें अधिकार था कि हम कनाडा का कोर्ट में जाएं, नहीं तो शरिया कोर्ट में जाएं। इसका पेज 15 में लिखा हुआ है कि कोई मुस्लिम अगर उनके पास ना जाए तो कैनेडियन कोर्ट में जाए तो वो मुस्लिम ही नहीं है, अपने आप को मुस्लिम दावा नहीं कर सकते। आप बताएं डॉक्टर फैजी, क्या यह अच्छी बात है? यह ब्लैकमेलिंग नहीं है? भारत के अंदर जो शरिया कोर्ट है, उनके के लिए भी अशराफ उलमा यही बात कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमको अपनी अदालत में, शरई अदालत में जाना चाहिए। यहाँ शरई अदालत का लफ्ज चलता है शरिया कोर्ट के लिए। यहाँ भी वही मानसिकता और वही मेंटेलिटी यहाँ भी डाली जाती है लोगों के दिमाग में। जी आप कहें। तो उनका ये दावा मुताबिक अगर मैं कैनेडियन कोर्ट में जाऊं तो मैं मुस्लिम नहीं हूं, मतलब कि मैं मुर्तद हूं फिर, राइट? और एक मुर्तद को कत्ल करना शरिया कानून मुताबिक हर मुस्लिम पे वाजिब हो जाता है। और शरिया कानून है कि कत्ल ए अम, के प्लान करके कोई किसी को अगर खून करे तो खूनी का मौत का सजा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुर्तद को खून करे तो उसका मौत का सजा नहीं होगा, बाकी कुछ होगा। तो उन लोगों का दावा मुताबिक अगर कोई मुस्लिम कैनेडियन कोर्ट में जाए तो वो मुर्तद हो जाएगा, और उसको कोई भी मुस्लिम कहीं भी कत्ल कर सकता है। तो ये दिस इज ब्लैकमेलिंग, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। वेरी बैड थिंग। देन पेज 15 में ही लिखा हुआ है कि अगर सवाल किया गया था कि आपका तो 4 मजहब है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अलग मजहब का हो तो आप क्या करेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि if the parties involved belong to one of the 4 schools, then the law of that particular school will be applied. इसका उर्दू होगा कि जिसका जो मजहब है उसी मजहब का कानून लागू होगा। अरे भाई, अगर हस्बैंड वाइफ का एक शिया हो, एक सुन्नी हो, तो वहां 3 तलाक का मामले में 3 तलाक एक्सेप्टेड है हनाफी लॉ में, शाफी लॉ में, शिया लॉ में नहीं है। जाफरी लॉ में 3 तलाक नहीं है। तो क्या करेंगे? कौन सा कानून लागू करेंगे? इन माई दिस बुक हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम, इसका फ्री लिंक तो आप देंगे। इसमें एक चैप्टर ही है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मजहब्स। ऐसा भी है कि एक मामले में सपोज कोई औरत, वाइफ, उसका हस्बैंड परदेश में रहे और वो गर्भवती हो जाए,
ये मामला माली की कानून मुताबिक शी विल बी स्टोन टू डेथ, उसको राजम करना पड़ेगा, पत्थर से उसको माने मारना पड़ेगा। लेकिन हनाफी लॉ कहता है नो, उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सिर्फ गर्भवती होना एडल्टरी का प्रूफ नहीं है, सो वो बेकसूर खलास होगा। इतना डिफरेंस है मजहब और मजहब में। आप वो चैप्टर पढ़ ले तो आपको। मैं दर्शकों को बता दूं, या मजहब से मतलब इस्लाम मजहब नहीं, इस्लाम मजहब के अंदर जो मसलक है, मसलक भी शब्द चलता है, मजहब भी शब्द चलता है, उसके अंदर जो शाफई, हनफी, हम्बली, मालिकी, ये जो 4 मजहब है, 4 मसलक है, उसके रिगार्डिंग हसन साहब बात कर रहे हैं। जी हसन साहब। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आई थिंक आई हैव मेड द केस वेरी वेरी क्लियर। इसका पेज 32 में कहा कि दे विल नॉट ब्रेक कैनेडियन लॉ, वो कैनेडियन लॉ के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, बिकॉज पॉलीगैमी जो है, यानी अगर मर्जी हो तो 4 तक शादियां, ये कैनेडियन लॉ का खिलाफ है। और एडॉप्शन, इस शरिया लॉ में एडॉप्शन नहीं है, कैनेडियन लॉ में है। और बहुत सारे शरिया का लॉ सेकुलर लॉ वायलेट करता है। दे कैनॉट अवॉइड इट। इनहेरिटेंस का क्या होगा? कैनेडियन लॉ में बॉयज एंड गर्ल्स, वो बाप माँ का जो संपत्ति है वो इक्वल मिलता है भाई बहन को। इस्लाम शरिया में नहीं होता, शरिया में। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट है एंड दे आर डिमांडिंग। वो कहता है कि नहीं, हम कैनेडियन लॉ को ओवरराइड नहीं करेंगे। नहीं होता है, ये झूठ है जी। असली। मैं जी बोले। अच्छा, ये झूठ उन लोगों ने क्यों बोला? क्योंकि शरिया लॉ है, लॉ नंबर R8.2 of this book. If the goal is, by the way, this book is authenticated by Al Azhar University by signature and stamp. कि अगर उद्देश्य, गोल अगर ऑब्लिगेटरी हो, बाध्यतामूलक हो, तो झूठ बोलना भी बाध्यतामूलक होगा। तो उन लोगों के लिए तकैया आ गया कि अगर उद्देश्य जरूरी है तो झूठ बोलना भी आवश्यक है, जरूरी है। यस, उसके लिए झूठ बोला जा सकता है जी। इसीलिए इतना झूठ बोला, इतना से छोटा किताब में। एनीवे जी, तो ये है रीजन कि ये एंटी इस्लामिक बातचीत है इसमें, इसीलिए हम इसको खिलाफ आंदोलन किया था। आपने बहुत ही सारांश में, शॉर्ट में आपने बात बताई। एक बड़ा मूवमेंट किया था आप लोगों ने। हम इस प्रोग्राम को इसलिए कर रहे हैं कि भारत देश के अंदर भी बहुत से शरिया इस्लाम के नाम पे, आप जानते हैं इस्लाम में शरिया में बिल्कुल फर्क है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली डिस्कशन जो आपकी किताब पे कर रहे थे, उस किताब का नाम ही था कि हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम। इस्लाम को किस तरह से इन लोगों ने डिस्टोर्ट किया है अपने मफाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। शरिया और जो मध्ययुगीन फ्यूडल सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी उस मूवमेंट से, कनाडा के अंदर मूवमेंट से इंस्पायर होके यहाँ भी जो शरिया कानून और शरिया अदालत चल रही है, उस पर हम एक राष्ट्रव्यापी चर्चा कर सके, और जो मानव हित में हो, महिलाओं के हित में हो, पुरुष के हित में हो, समाज के हित में हो, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ सके। दर्शकों से हम पुनः आग्रह करेंगे कि हसन महमूद साहब का समय बहुत कीमती है। वो बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं। यहाँ दिन है तो वहाँ, अगर यहाँ रात है तो वहाँ मुश्किल होता है। मेरी आवाज मिल रही है? समय अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे जो है कीमती व्यक्ति से आप अपनी बात पूछ सकते हैं, बिल्कुल आमने सामने पूछ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ सर प्रश्नों की तरफ। एक प्रश्न है कि मॉडर्न कानून और जो है शरिया कानून में क्या अंतर है? इस पे आप कुछ रोशनी डालें। शरिया कानून इज ए रिलीजियस कानून, मॉडर्न कानून इज सेकुलर कानून। शरिया, द वर्ड शरिया कुरान में 3 जगह में है, माइदा 48, अशूरा 13 एंड गाशिया 18। उसका मतलब है, शरिया लफ्ज का मतलब है कि रेत पे, सैंड, रेत पे जानवर, ऊंट जैसा
पानी के पास जब जाता है तो रेत पे उसका पाँव का निशाना से एक निशान पड़ता है, एक रास्ता बनता है। उसी रास्ते का नाम है शरिया। और मरुभूमि में, डेजर्ट में पानी के पास जाना मतलब के जिंदगी के पास जाना, ये लिटरल मीनिंग है। स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि शरिया मीन्स नाजात, सल्वेशन, निर्वाण। जी, निर्वाण, एग्जैक्टली। निर्वाण। तो कुरान कहता है कि अल्लाह हमें एक निर्वाण का रास्ता दिखाया। हम मुस्लिम उसको स्टेट कानून पे, देश का पॉलिटिकल कानून बना लिया। ये क्या बात हुई? ये था मॉरल कोड, एथिकल कोड, अब उसको पॉलिटिकल लॉज बना लिया। नहीं, अल्लाह पॉलिटिकल लॉज की बात नहीं कर रहे थे कुरान में। एनीवे, सेकुलर लॉ जो बनाया वो सोशल साइंटिस्ट ने बनाया, वो चर्च में नहीं बना। मैं दोबारा कहता हूँ, सेकुलर लॉ चर्च में नहीं बनाया। वहां ये क्रिश्चियन फादर्स, रिलीजियस गुरुज, दे हैड नो रोल इन इट। Social scientists, legal scientists, they researched and they made secular law. Actually, हुआ क्या था? Why secularism came? चर्च जब पूरा यूरोप को शासन कर रहा था, इतना अत्याचार किया, इंक्विजिशन अगर आप सर्च करें तो आपको मिलेगा। यानी they used to burn, जला देते थे औरतों का, डायनी कह के, thousands and thousands। तो आखिर जनता इतना, यानी they were so outraged and angry that they made a movement, that is French Revolution। तो चर्च का जो सरकार था वो बातिल हो गया, सेकुलर स्टेट हुआ। बाय द वे, मुझे मौका मिला था पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने का। तो मुझे तो फ्रेंच आता नहीं, तो मेरे साथ एक ट्रांसलेटर था। मैं एक सेंटेंस बोला, उसने उसको ट्रांसलेट किया। तो स्टेज का पीछे जो है, वहां एक मैरिज सेरेमनी का स्टैचू लगा हुआ है। तो मैंने पूछा कि ये मैरिज सेरेमनी इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ सच ए फेमस ऑडिटोरियम, बहुत ही फेमस था ऑडिटोरियम, इसका स्टेज का बैक में ये मैरिज क्यों? तो जो मुझे आंसर मिला कि पब्लिक चर्च के ऊपर इतना गुस्सा किया था कि जो मैरिज जो है वो चर्च से छीन लिया, वो राष्ट्र का कानून में हो गया। दिस वाज द फर्स्ट सेकुलर मैरिज अंडर द गवर्नमेंट। ये सिंबल है सेकुलरिज्म का, विक्ट्री का, विजय का। तो दिस इज हाउ सेकुलर लॉ मेड। एंड सेकुलर लॉ का चमत्कार ये है कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं। समाज बदलता है, आप कानून बदलते हैं। शरिया लॉ का प्रॉब्लम ये है कि इसका हुदूद लॉ तो बदलने का हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हुदूद आया ही है हद लफ्ज से। हद मीन्स लिमिट। ये ह्यूमन का, मुसलमान का लिमिट से बाहर है कि इन लोगों को इसमें कुछ बदल करें, एनीथिंग। मौलाना मौदूदी उनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक लॉ पेज 140 में बोला है, लिखा हुआ है कि अगर दुनिया का सारे मुस्लिम एक साथ होकर भी इस हुदूद कानून का एक जरा सा बदल करना चाहे, तभी अधिकार नहीं है, नहीं कर पाएगा जी, नहीं कर पाएगा। तो इतना सख्ती से वो प्रिजर्व्ड है। कंजर्वेटिव मुस्लिम्स आर प्रोटेक्टिंग दीज लॉज वेरी स्ट्रांगली। बट हमारा अतीत क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है? हजरत उमर को तो मैं सैल्यूट करता हूं ए मिलियन टाइम्स, रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम का, यहूदी क्रिश्चियन और मुस्लिम का जो मैरिज, जो कुरान अलाउ करता है कि मुस्लिम
शादी कर सकता है ज्यूस क्रिश्चियन औरत को। हजरत उमर ने वो फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए वो बंद कर दिया। चोर का जो हाथ काटने का आयात है कुरान में, हजरत उमर जब फेमिन हो रहा था तब ये सजा बंद कर दिया। फेमिन बंद कर का दी जी। फेमिन क्या है? दुर्भिक्ष। फेमिन यानी इसका उर्दू क्या? हाँ, कहे। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मेरी आवाज मिल रही क्लियर आपको? हाँ, सुना। ये आमना अंसारी बेगम सवाल पूछ रही हैं कि शरिया की क्या जरूरत है जब नेशनल लीगल सिस्टम काफी इवॉल्व हो चुकी है एंड ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसका जवाब बिल्कुल। वो चाहती हैं। थैंक यू। एक्चुअली यू आर राइट। आपने ठीक ही कहा कि अब शरिया का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस सेकुलर इतना इवॉल्व कर गया, और जब चाहे पॉलिटिकल साइंटिस्ट में, लीगल साइंटिस्ट में इसको और भी इवॉल्व करेंगे। अब शरिया का जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारा जो कंजर्वेटिव आलिम्स है पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में, वो लोग ये नहीं मानते, और उन लोगों का फॉलोअर भी बहुत है। इसलिए हमें रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एवोल्यूशन चाहिए। हम स्लोली इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व किया। अल्टीमेटली ये शरिया लॉ से हम निकल आएंगे। एक्चुअली यू नो व्हाट, शरिया लॉ में कुछ वैल्यू भी है। 6000 शरिया लॉज इसमें, इसका एक एक बड़ा हिस्सा अच्छा है, यानी कॉमन सेंस है, सेकुलर लॉ से मिलता है, वो रहेगा। और जो सेकुलर लॉ से नहीं मिलता, वो एक दिन ना एक दिन जाएगा, सोसाइटी इवॉल्व करेगा। बट कंजर्वेटिव आलिम्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू मेक एनी चेंज। आपका इंडिया का जो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दे आर एक्चुअली पुलिंग अस बैकवर्ड। We are not satisfied by their leadership at all. They are so हम इस केस पे बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वी डोंट नीड शरिया लॉ एज सच। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ टू इंश्योर मल्टी कल्चरलिज्म इफ यू डोंट रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मेरे पास भी है, मैं उसको पढ़ता हूँ कि हर धर्म एवं संस्कृति अलग अलग होती है और वह उसके अनुसार कानून बनाती है, तो क्या इस आधार पर शरिया कानून को सही नहीं ठहराया जा सकता है? नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो किताब दिखाया था डॉक्टर हाशिम कमाली का इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जी, तो ही इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप पर्संस ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इन द वर्ल्ड। उन्होंने लिखा कि when these laws were made, at that time it served the purpose, but with continuing time, वक्त के साथ साथ शरिया लॉ वास्तव सोसाइटी जो है, वास्तव समाज से दूर होता चला गया। होते होते यहाँ तक पहुंचा कि अब इस वक्त ये शरिया लॉ को अपडेट करने से पहले आप लागू ना करें, क्योंकि अपडेट करने से अपडेट अगर ना करे, अगर लागू करे, प्रयोग करे, तो सत्यानाश हो जाएगा मुस्लिम सोसाइटी का। ये जो अलर्ट मैसेज, सतर्कवाणी स्कॉलर्स का, हमारे स्कॉलर्स का, मुस्लिम स्कॉलर्स का, यही हम पहुंचाए जनता में तो अच्छा है। और मल्टीकल्चरलिज्म ये एक इख्तिलाफी बात है। किताब का अनुसार मल्टीकल्चरलिज्म जो होना चाहिए, वास्तव में हम वो नहीं देखते, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देखें, एक मुल्क में करोड़ों लोग रहते हैं, इख्तिलाफ होगा, एक्शन में इख्तिलाफ होगा, इसको संभालना सरकार का काम है, तो इसीलिए तो कानून है। ओवर टू यू। जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाउ डिड दीज शरिया लॉज बिकम डिवाइन? ये जो शरिया कानून है ये दैवीय कैसे हो गए कि नहीं ये अल्लाह का बनाया कानून है? देखिए, ये दावी है, ये दावा है सिर्फ,
लेकिन कुरान में कितना कितना आइन कानून है? डायरेक्ट कानून चोरी का है, डाका का है, डिफेमेशन का है, इस्लाम छोड़ देने का कोई भी शास्त्रीय सजा नहीं है, ड्रिंकिंग का कोई सजा नहीं है। तो 5-6 ही है ना, खून का है, जख्म का है, 6 है, 6-7। तो कुरान का ये 6-7 डिवाइन कानून है, मान लेंगे। हदीस अगर सही हो, हदीस तो बहुत ही इख्तिलाफी विषय है, लेकिन सपोज मान लेते हैं तो हदीस में कितना कानून है? 100, 150, 200। तो ये 6000 का मैक्सिमम तो आलिम लोगों ने बनाया इन ह्यूमन एफर्ट। ये जो फिक्ह से कानून बनता है, शरिया, फिक्ह का मतलब है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इंसान का समझ, ये है फिक्ह। यहाँ से ही शरिया लॉ बनाया। तो इसको डिवाइन खामा का स्टैंप लगाया दिया गया कि ये डिवाइन है, ये इतना डिवाइन नहीं है। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर शरिया लॉ हम मान भी लें तो दुनिया में बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक देश हैं, तो क्या उनमें एक ही शरिया लॉ लागू होती है या सबका अलग अलग शरिया लॉ है? अलग अलग। देखिए, क्लासिक शरिया लॉ ऐसा है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू अप्लाई, ये आप प्रयोग कर ही नहीं सकते। इसीलिए हर एक मुल्क में आप देखेंगे कि वो they are in the process of, they are struggling to make a adjustment. हाँ, इस मुल्क में ये कोशिश है, उस मुल्क में वो कोशिश है। 100% शरिया लॉ कोई मुस्लिम कंट्री में नहीं है। तो वी आर पासिंग ए फेज, हम एक फेज से निकल रहे हैं जहां all the Muslim countries are struggling to adjust Sharia, classic Sharia law with modernity. तो ये फेज चलता रहेगा, ये तो टाइम तो लगेगा, but slowly we are cleaning the Sharia laws. Suppose Saudi में women they were not driving, they didn't have bank account, they couldn't go out without mahram people. तो ये कानून तो चेंज हो गया ना। ट्रिपल तलाक एक ट्रिपल तलाक था, बहुत सारे होता था, उसका भी पाकिस्तान ने कानून बनाया, बांग्लादेश में कानून है उसका खिलाफ, अब तो इंडिया में भी बन गया उसका खिलाफ। फिर FGM है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, बहुत ही अत्याचारी कानून है औरतों पे। तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि हसन महमूद साहब ने जो किताब लिखी है हाउ शरियाइज्म हाईजैक इस्लाम, उसमें बहुत सी चीजें कवर की गई जो आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हम और आमिना अंसारी का है, लॉट्स ऑफ मौलवी सेज दैट वुमन कैन नॉट बी ए जज, जज मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आल्सो देयर गवाही इज हाफ ऑफ, उसका जो विटनेस है वो हाफ ऑफ द मैन, शरिया लॉ सीम्स अ मींस टू कंट्रोल वुमन। ये सीधा शरिया लॉ पे आरोप लगा रही है कि वो औरतों को कंट्रोल करने के लिए शरिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 100% उनके साथ हूँ। आपने अपने किताब में इसका जवाब दिया है, बहुत अच्छा डिस्कशन भी है। आग्रह करूंगा कि आप उस किताब को पढ़ें, वहां इसका जवाब दिया गया है। फिर भी कट शॉर्ट में अगर 2 लाइन में आप कुछ कहना चाहें सर। ओके, 2 लाइन में मैं ये कहता हूँ कि अगर शरिया लॉ है, वो उन्होंने जो कहा कि women judge, क्या लेट मी सी, women judge is not allowed, ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप किताब से नजर उठा के दुनिया में देखें, women judge कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया है, ईरान में है, कहाँ नहीं है? आप तो मिडिल ईस्ट में भी है। तो हाँ, तो क्लासिकल किताब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वास्तव में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप क्या समझते हैं इस बात पे कि क्या शरिया कानून के अंदर बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव हो सकता है, क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। वुमेन लीडरशिप, राइट? कोई मुल्क का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। ये आया सही बुखारी वॉल्यूम 5 हदीस 709। तो हम ये किताब का है, किताब का तथ्य है। वास्तव सत्य क्या है? वुमेन लीडरशिप पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। हमारा हिस्ट्री में मेरा किताब में मैं नाम भी दिया, कौन सा क्वीन, रानी, जी बिल्कुल, वन आफ्टर अनदर, कितना साल से कितना साल तक
और वो नारी विधवा क्वीन थी, सब सॉवरेन क्वीन थी, हमारा हिस्ट्री में है। और एक बात, ये जो हिस्ट्री में 1 डजन शायद क्वीन थी, वो रानियों को खलीफा का समर्थन मिला था। तो खमाखा ये हालेम इतना कंजर्वेटिव, कब तक कंजर्वेटिव रहेंगे? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं समझता हूं कि आखिरी सवाल है। कनाडा एक ईसाई देश है, क्या वो अपने धर्म एवं संस्कृति के अनुसार कानून नहीं बनाते? जिस आधार पे मुसलमान कनाडा के शरिया कानून की बात कर रहे थे, क्या उसी आधार पे ईसाई अपना पर्सनल लॉ या पर्सनल कानून या इस तरह की बात, अपना शरिया कोड की बात क्यों नहीं करते? नहीं, देखें, कनाडा शरिया ईसाई कानून मुल्क नहीं है। कनाडा एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। मेजॉरिटी तो क्रिश्चियंस की है वहाँ, मेजॉरिटी क्रिश्चियन की है, लेकिन ये क्रिश्चियन इनलाइटेंड पीपल है। वो ये सेकुलर सिस्टम में वो धर्म, इवन ईसाई धर्म लाना नहीं चाहते। एक इलेक्शन में मुझे याद आ रहा है, एक इलेक्शन में एक नेता कहा था कि हम अगर इलेक्ट हो जाए तो हम रिलीजियस स्कूल में सरकारी अनुदान देंगे, यानी आर्थिक अनुदान देंगे सरकारी। उसका वो इलेक्शन में फेल कर गया था, क्रिश्चियन ने उनको फेल कर दिया था इस सेंटेंस के लिए कि हम सरकार में धर्म नहीं चाहते। यह कानून है कि कोई किसी को अगर नौकरी दे और नौकरी का फॉर्म में ये सवाल नहीं किया जाएगा कि उसका एप्लीकेंट का धर्म क्या है। ऐसा कानून है यहाँ। एप्लीकेशन फॉर्म में वो रिलीजन का कॉलम ही नहीं है ना जी। हाँ, एक लास्ट सवाल है दर्शक का, डू यू बिलीव दैट ऑल द लॉज ऑफ द टाइम ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खुलफाए राशिदीन वेर रॉन्ग, वेयर द लॉ ऑफ शरिया नॉट सेटिंग न्यू इन देयर टाइम? समझा नहीं मैं। ओके, do you believe that no, I don't believe that. No, there are good laws. Actually, you know what, those 4 khalifas, especially Hazrat Umar sallallahu alaihi wasallam, at that time the administration was answerable to people. Accountability tha, people had their trust on the justice system, so that was a good time and there were good laws. जी, थैंक यू। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। एक अच्छा कमेंट है सर भारत की ओर से, मैं समझता हूँ सिर्फ ये निशांत करपतने जी की तरफ से ये कमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे भारत वासियों की ओर से एक कनाडा के नागरिक को जिसने कनाडा में शरिया अदालतों को खत्म करने में एक अग्रणी और अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए है। यू ऑल आर वेरी ब्रेव एंड ट्रूथफुल, आउट टू स्पोकन रिगार्ड्स। निशांत करपतने जी की तरफ से सर आपको है, सबकी तरफ। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और बहुत ही एक ऐसे विषय पे जिस पे बात करने में लोग घबराते हैं, डरते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग। शरिया कानून, शरिया लॉ, इस पे लोग बात करना नहीं चाहते हैं। जिस ब्रेव के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस निडरता के साथ हसन महमूद साहब ने बात रखी है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद जनाता हूं। और मैं फिर चाहूंगा कि कभी भी हम आपको सर किसी भी इस्लामिक लॉ और शरिया लॉ, जैसा कि दर्शकों को पता है कि पिछले 25 साल से आप इस पे काम कर रहे हैं, एक बढ़िया किताब आपने लिखी है। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, हमने इससे पहले भी यूट्यूब लिंक में उस बुक को फ्री डाउनलोड करने का लिंक डाला गया था, यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। बुक डाउनलोड करके जरूर पढ़ें और उस पर अपने कमेंट्स लिखें, उसकी एक एनालिसिस आप करें, उससे फायदा उठाएं। वो बुक इसीलिए फ्री डाउनलोड की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठाएं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज और इन जनरल सारे लोग उसका फायदा उठाएं। एक